हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 पढ़ेंगे, पदार्थ, धातु और अधातु। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसा कि शीर्षक से पता लग रहा है कि पदार्थ, धातु और अधातु, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई पदार्थ धातु है या अधातु है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, यानी धातुओं की क्या विशेषताएं होती है और अधातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि कुछ पदार्थों से परिचित हैं, ये हमने देखे हुए हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, इस प्रकार से हम चांदी, सिल्वर, पीतल ये सब देखे हुए हैं। अब ये सारणी 4.1 में देखिए दिए हुए हैं कुछ पदार्थ हैं। देखिए जैसे इसमें ये पदार्थ है आयरन, कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। और ये इधर है दिखावट और चमकदार, निष्प्रभ और कठोरता, बहुत कठोर या बहुत कठोर नहीं। तो हमें ये सिलेक्ट करना है, ये देखना है कि कौन सा दिखावट के आधार पर चमकदार है या नहीं है, या कौन सा कठोर है या नहीं है। तो आयरन देखिए, आयरन चमकदार है और कठोर भी है। कोयला चमकदार भी नहीं है और कठोर भी नहीं है। सल्फर चमकदार नहीं है और कठोर नहीं है। एल्यूमिनियम चमकदार है और कठोर भी है। और कॉपर चमकदार भी है और कठोर भी। ऐसे ही हम कुछ और पदार्थ इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ से देखा है कि आयरन कठोर और चमकदार, और एल्यूमिनियम और कॉपर। तो इसका क्या अर्थ है कि जो तीनों हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये हैं धातुएं जो कि दिखने में चमकदार हैं और कठोर हैं, बहुत कठोर। लेकिन जो कोयला है और सल्फर है, ये चमकदार भी नहीं है और ये कठोर भी नहीं है, तो ये होगी अधातु। तो हमें दो विशेषताएं पता लगी हैं। एक तो जो धातुएं होती हैं वो देखने में चमकदार होती हैं और कठोर होती हैं, और अधातुएं चमकदार नहीं होती और कठोर भी नहीं होती हैं। इसके आगे क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातुएं हैं, इन्हें इसी सारणी में से पूछा। ये तो हमने बता दिया है। और शेष अधातु हैं, ये हम बता चुके हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। अब देखिए, सिर्फ इन दो गुणों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई पदार्थ धातु है या अधातु। उसके लिए हमें और भी कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ धातु है या अधातु। तो उसमें है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। स्मरण कीजिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। अब हम पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ को धातु या अधातु बता सकते हैं। अब 4.1 पे आते हैं, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे देखने में कैसे लगते हैं, या कठोर हैं या सॉफ्ट हैं, या बजती है तो आवाज़ कैसी होती है, या फिर उसके तार बनाए जा सकते हैं, या उसको पीटते हैं तो कैसा होता है, ये सब इसके भौतिक गुणों में आते हैं। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े या लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी ये बनाते हुए देखा होगा। इसमें वो क्या करता है कि लोहे को किसी हथौड़े से पीटता है। जब लोहे को किसी हथौड़े से पीटता है तो वो लोहा फैलता चला जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम कोयले के साथ करते हैं या कोयले पर हथौड़ा मारते हैं तो क्या कोयला फैलता चला जाएगा? नहीं, कोयला टूट जाता है। और कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला टूटकर बिखर जाएगा। अब हम क्रियाकलाप 4.1 करेंगे। एक लोहे की कील लेते हैं, एक कोयले का टुकड़ा लेंगे, एक एल्यूमिनियम की तार लेंगे और एक पेंसिल की लेड लेंगे। पेंसिल के जो अंदर एक जो सुरमी होती है वो पेंसिल लेड बोलते हैं उसको। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटते हैं। जब ये हथौड़े से हम पीटते हैं तो ये कील टूटती नहीं है बल्कि फैलती चली जाती है। जोर से पीटने का प्रयास करेंगे तो वो चपटी हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम के तार के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन कोयले और पेंसिल लेड जो होता है वो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर हम उनको पीटते हैं तो वो उनका चूरा हो जाता है और वो बिखर जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो पदार्थ पीटने से बिखरते नहीं है बल्कि उनकी चादर बन जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? आघातवर्धे पदार्थ कहते हैं। और ये इनकी जो विशेषता है वो आघातवर्धनीयता कहते हैं इसे। आघात का मतलब होता है जैसे कोई चोट मारना, और वर्धे का मतलब उस पर कुछ
ऐसा असर नहीं होता कि वो टूटकर बिखर जाए, तो इसको बोलते हैं आघातवर्धक। लोहा आघातवर्धक है और लोहे जो प्रॉपर्टी है इसकी विशेषता उसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। लेकिन कोयला ऐसा नहीं है, कोयला आघातवर्धक नहीं है और एल्युमिनियम की तार आघातवर्धक है, लोहे की कील भी आघातवर्धक है, पेंसिल लेड आघातवर्धक नहीं है और कोयले का टुकड़ा भी आघातवर्धक नहीं है, क्योंकि इसको अगर पीटते हैं तो कोयला का टुकड़ा चपटा नहीं होता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। लोहे की कील भी चपटी हो जाती है, एल्युमिनियम की तार भी चपटी हो जाती है और पेंसिल लेड चपटी नहीं होती है, इनके टुकड़े हो जाते हैं, पेंसिल लेड के और कोयले के टुकड़े के। बात है नीचे, आपने देखा कि लोहे की कील और जो एल्युमिनियम के का तार है वो पीटने पर उसका आकार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी लेकिन आकार तो कोयले का भी बदल जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। उसका आकार बदलने का मतलब है वो सीट बन जाती है। जब हम लोहे की कील को या एल्युमिनियम के तार को पीटते हैं तो वो एक प्लेन चपटी सीट बन जाती है। उसे और अधिक शक्ति से पीटा जाए तो वो एक सीट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका ये अर्थ है कि वह आघातवर्धक है, क्या, लोहे की कील और एल्युमिनियम। लेकिन जो कोयला है उसका आकार बदला था तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उसकी सीट नहीं बनी थी, तो इसलिए वह आघातवर्धक नहीं है, अर्थात आघात को नहीं झेल पाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में, मिठाई जो होती हैं, बर्फ़ी वगैरह होती हैं, उसके ऊपर पतली सी फॉइल लगी हुई देखी होगी चांदी की, और जो हम फॉइल पेपर में जो खाना ले जाते हैं वो भी देखा होगा आपने। ये सब किससे बनती है? धातुओं से बनती हैं। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह गुण जो है आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातुओं को हम पीट पीट कर सीट में परिवर्तित कर देते हैं तो यह गुण होता है आघातवर्धनीयता। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोयला जो है उसको पीट पीट कर हम सीट में नहीं बदल सकते, तो क्या इसे धातु कह सकते हैं? नहीं, इसे हम धातु नहीं कह सकते, यह अधातु है। कोयला और पेंसिल लेड ये अधातु है। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले, कई बार हमने जो हत्थे वाले, जो लकड़ी के हत्थे वाले जो पात्र है उनको पकड़ा है, स्वयं को बिना आघात पहुंचाए हम क्या उनको पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ अन्य अनुभवों की ऐसी, देखिए ये इसमें लिख रखा, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गरम धातु के पात्र को, कोई ऐसा बर्तन हो जो गरम हो और उसमें कोई हत्था नहीं लगा हो प्लास्टिक या लकड़ी का, तो क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? नहीं, हम उसको नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो अगर उसको गर्म किया जाता है तो वो गर्म हो जाती हैं, लेकिन लकड़ी और प्लास्टिक ये गर्म नहीं होती। जो प्लास्टिक है वो तो गर्म होकर पिघल जाता है, लेकिन लकड़ी है वो गर्म नहीं होती है। तो ये जो प्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने पढ़ा था, इस पर हम थर्मोसेटिंग जो बर्तन होते हैं उसके हत्थों पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगाया जाता है जो पिघलता नहीं है और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी गर्म करने पर वो गर्म नहीं होता है। इसलिए जो बर्तन हैं उनके हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं या फिर लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म न हो, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं, अच्छे चालक नहीं है, इसलिए वो गर्म नहीं होंगे, उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। बल्कि जो धातुएं हैं वो गर्म हो जाती हैं क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक हैं, यानी ऊष्मा का चालन करती हैं। ऊष्मा से गर्म होने का अर्थ है ऊष्मा का चालन करना। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? हम ऊष्मा के चालन के विषय में कह सकते हैं कि ये ऊष्मा के कुचालक हैं, ऊष्मा का चालन नहीं करते प्लास्टिक और लकड़ी, जबकि जो धातुएं हैं वो ऊष्मा का चालन करती हैं। क्या एक विद्युत कर्मी मतलब इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो पेचकस से काम करता है,
लेकिन उस पेचकस के ऊपर जो हत्था होता है वो किसका बना होता है? वो प्लास्टिक का बना होता है। वह क्यों बना होता है? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं। अगर उसके ऊपर प्लास्टिक का हत्था नहीं बना होगा तो इलेक्ट्रिशियन को करंट लग सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो मेटल है, जो धातुएं हैं, उनमें करंट आ जाता है, वे विद्युत की भी सुचालक होती हैं। इधर ऊष्मा की सुचालक थी और विद्युत की भी सुचालक हैं, जबकि अधातुएं वे ना तो विद्युत की सुचालक है और ना ही ऊष्मा की सुचालक हैं। यहाँ तक ये हमने दो इसके और गुण पढ़ लिए हैं और विशेषताएं पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने दिखावट में चमकदार पढ़ी थी धातुएं और कठोर पढ़ी थी, उसके बाद आघातवर्धे पढ़ी थी, उसके बाद हम विद्युत की सुचालक पढ़ी हैं और ऊष्मा की सुचालक पढ़ी हैं। ये हमने 5 इसके विशेषताएं पढ़ ली हैं। उसके बाद आते हैं क्रियाकलाप 4.2। देखिए ये एक विद्युत परिपथ बनाना है। ये तार है, ये कील है, ये बल्ब है और ये सैली। हमने कक्षा 6 में विद्युत परिपथ बनाया था। अगर हम कील की जगह कुछ और लगाएं यहाँ पर, जैसे कील की जगह हम कोई धागा लगा दें या लकड़ी लगा दें या फिर प्लास्टिक का कोई वस्तु लगा दें, तो क्या ये बल्ब जलता है? नहीं। हमने ये काफ़ी सारी ये एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी वस्तुएं यहाँ पर लगा के देखी थी कील की जगह। तो जो कुचालक थी, जो विद्युत की कुचालक थी, जब हमने उनका यूज़ किया तो ये बल्ब नहीं जला था। और विद्युत की जो सुचालक हैं, यानी जो धातु की बनी होती हैं, वो वस्तुएं लगाई थी तब ये बल्ब जल गया था। इसका क्या अर्थ हुआ कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उसमें से विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं 4.3 सारणी पर पदार्थों की वैद्युत चालकता। जैसे लोहे की छड़ है या कील है, वो सुचालक होती है। गंधक है वो कुचालक होगी। कोयला भी कुचालक होगा। तांबे की तार सुचालक होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें से करंट प्रवाहित हो जाएगा लोहे की छड़ में से और तांबे की तार में से, जबकि गंधक और कोयला में विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती क्योंकि वो कुचालक हैं। सुचालक का मतलब अच्छा चालक, कुचालक का मतलब जो अच्छा चालक नहीं हो। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे की तार सुचालक हैं, जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं। ये याद रखना है, सुचालक और कुचालक। इसके बाद पहली कहती है, ओहो, अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं। ये हमने कक्षा 6 में भी सीखा था और एक बार यहाँ पर भी रिमाइंड किया है कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? एल्यूमिनियम तांबे की तारें बिजली के जो तार होते हैं उनका बनाने के काम आते हैं। क्या कोयले की तारें देखी हैं कभी बनी हुई? नहीं, निश्चित रूप से कोयले की तारें नहीं होती हैं। तो ये एक और गुण है धातुओं का, वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं तन्यता। यह एक गुण है, यानी जो एल्यूमिनियम है वो तन्य है, तांबा है वो तन्य है, और इसका जो गुण है वो है तन्यता। कि एल्यूमिनियम में तन्यता का गुण है और तांबे में भी तन्यता का गुण है और धातु में भी तन्यता का गुण है, क्योंकि लोहे की भी तार बन सकती है, एल्यूमिनियम की तार बन सकती है और सोना चांदी इन सब की तार बन जाती है। इसका मतलब धातुओं में तन्यता का गुण भी है। तो ये एक और गुण याद रखना है। क्या आपने कभी लोहे की सीट, जैसे कई बार लोहे की प्लेट गिर जाती है या धातु का सिक्का गिर जाता है तो उससे एक अलग सी आवाज़ आती है, और कोयले का टुकड़ा अगर गिर जाए तो उससे भटकी सी आवाज़ आती है, जबकि जो लोहे की सीट या फिर धातु का सिक्का गिरता है उस टन की आवाज़ आती है। तो उन दोनों में की ध्वनि में क्या अंतर होता है? उन दोनों की ध्वनि में अंतर होता है कि जो कोयला है उसकी आवाज़ बहुत मोटी होती है, तीखी नहीं होती जो वो फर्श पर गिरता है, और यदि लोहे की सीट या फिर धातु का सिक्का गिर जाए तो बड़ी तीखी आवाज़ आती है, टन की सी आवाज़। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पा सकते हैं? हाँ, ये उन ध्वनियों में साफ अंतर दिखाई देता है। क्या आप मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? नहीं, हमारे स्कूल में भी लकड़ी की घंटी नहीं है। धातुओं से बनी, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? अभी हमने
पढ़ा है कि क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनकी आवाज़, उनको जब बजाते तो पैनी आवाज़ होती है, यानी निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है जब उनको बजाते हैं, तो उसे बोलते हैं ध्वनिक। यानी धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है, निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी का है और दूसरा धातु का है। अगर दोनों को बजा कर देखते हैं तो जो धातु का डिब्बा है वो टन 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 की सी आवाज़ आएगी, और लकड़ी के डिब्बे को अगर बजाते हैं तो खटखट की आवाज़ आती है। तो जो ध्वनि है रिंगिंग साउंड किसकी हुई? धातुओं की। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, एक पैनी आवाज़ उत्पन्न करती है धातुएं, तो इनको बोलते हैं ध्वनिक। धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हमें ये विशेषता मिल गई है कि अधातु जो ध्वनिक नहीं होती और धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो लास्ट में सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धक होते हैं, तन्य होते हैं, तन्य मतलब तार बनाए जा सकते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सामान्यतः जिस पदार्थ में ये सभी गुण होते हैं उसे धातु बोलते हैं। हम सिर्फ कठोरता और चमकीले के आधार पर धातु नहीं डिसाइड कर रहे। हमने ये कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, इन सबको मिलाकर के ये गुण होते हैं किसी पदार्थ में, तो वो धातु होता है वह पदार्थ। धातुओं के उदाहरण जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इत्यादि हैं। इसके विपरीत कोयले और जो सल्फर है वो नरम है। कोयला और सल्फर नरम है और दिखने में मलिन है, ये चमकदार नहीं है, ये हथौड़ी की हल्की चोट से टूट जाते हैं और ध्वनिक भी नहीं है। इनको जब बजाते तो ये ध्वनि, तीखी सी ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं और इन्हें बोलते हैं अधातु। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये पूरे अब तक जो पढ़ा है उसका सबका निचोड़ आ जाता है। अधातुओं के उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये अधातुओं के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ को अच्छे से याद करना है। इसमें ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि धातुओं के नाम बताइए या फिर धातुओं के गुण बताइए, अधातुओं के गुण बताइए, अधातुओं में कौन कौन से गुण नहीं होते जो धातुओं में होता है, तो डिफरेंस भी हम कर सकते हैं। अभी पढ़ते हैं सोडियम और पोटासियम। देखिए ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, ये बहुत ही आ जाता है ये क्वेश्चन। सोडियम और पोटासियम इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है, इतनी नरम होती है ये धातुएं। जबकि हमने ऊपर पढ़ा है कि धातुएं कठोर होती हैं। तो ये फिर इतनी नरम कैसे? क्योंकि ये कुछ पदार्थ होते हैं जो अपवाद होते हैं। ये अपवाद है सोडियम और पोटासियम। ये धातु नरम होती है जबकि धातु का गुण था कठोर। और इसी तरह से मरकरी जो पारा है वो केवल एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि हमने पढ़ा है कि ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। तो जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता। तो ये अपवाद हैं, मैंने बताया ये अपवाद हैं। तो यहाँ तक हमने धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े हैं। इसको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, वीडियो को अच्छी तरह देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। वीडियो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।